प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उत्तर मेघ का यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार, और हम लोग कल की कक्षा तक इस उत्तर मेघ से क्रमशः 21 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं, और अब आज की कक्षा का इस 22वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक उत्तर मेघ लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए अध्ययन हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस श्लोक को मित्रों तो प्रायः आप सभी लोग जानते ही होंगे, इसका अर्थ भी जानते होंगे, लेकिन चलिए आज हम लोग इस श्लोक को परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं, इसमें अलंकार इत्यादियों को, इसके अर्थ को समझते हैं। तो एक बार पढ़ लिया जाए। कह तन्वी श्यामा शिखरी दर्शना पक्व बिंबाधरोष्ठी मध्ये क्षमा चकित हरणी प्रेक्षणा निम्ननाभिः श्रोणी भारात अलस गमनास्तोक नम्रा स्तनाभ्याम या तत्र स्याद युवती विषय सृष्टि आदेव धातु। अब देखिए मित्रों कि यक्ष ने मेघ से तो अलका, पहले तो उसने अलकापुरी की विशेषताओं का विशेषण का वर्णन किया, कुछ अलकापुरी को देखकर पहचान जाओगे। फिर उसने अपने घर की विशेषताओं का वर्णन किया कि ऐसा मेरा घर है, उसको देख करके तुम पहचान जाओगे। अब उसके घर में भाई अपनी पत्नी को भी तो विशेषता उसको बताना न पड़ेगा। उस यक्षिणी अपनी पत्नी, अपनी भार्या का विशेषता जब बताएगा, विशेषण बताएगा कि वो दिखती कैसी है, लगती कैसी है, तभी तो उसको देख करके वह मेघ पहचान पाएगा। नहीं तो किससे जाकर के वह इसके संदेश को कहता, कहीं दूसरे के सामने न कह दे। ठीक, तो अब यहाँ से मित्रों इस श्लोक संख्या 22 से अब यक्षिणी का वर्णन प्रारंभ होता है। एकदम नोट कर लीजिए। ठीक, तो देखते हैं अर्थ को। हम लोग कह रहे हैं कि हे मेघ सुनो। तन्वी श्यामा, तन्वी अर्थात मित्रों कह लें कि सुकुमार, दुबली, पतली। ठीक, हम लोग अर्थ क्या लगा लेंगे मित्रों? दुबली पतली। ठीक, या आप लोग इसमें इसको सुकुमार भी कह सकते हैं। ठीक है ना, दुबली पतली। अब श्यामा, श्यामा का मित्रों अर्थ है जो, तो कई अर्थ है। श्यामा का अर्थ होता है एक तो श्याम वर्ण वाली, एक तो हो जाता है कि 16 वर्षीया, एक तो हो जाता है कि सांवलापन या सुंदर। तो हम लोग या कह ले मित्रों नई नवेली या नव युवती। तो 16 वर्षीय जब श्यामा का अर्थ ले लेंगे हम लोग 16 वर्षीय, तो ऐसे ही हो जाएगी नव युवती, है ना। या फिर कह ले हम लोग मित्रों नई नवेली, नई नवेली भी कह सकते हैं, नव युवती भी कह सकते हैं, 16 वर्षीय भी कह सकते हैं। ठीक, जैसा हम लोगों को अर्थ में इसको सटीक बैठ जाए। फिर आगे कह रहे हैं कि शिखरी दशना। शिखरी मतलब होता है मित्रों नुकीला। ठीक, तो नुकीले दांतों वाली, नुकीले दशना अर्थात मित्रों दांतों वाली, नुकीले दांतों वाली। ठीक, अब आगे कह रहे हैं कि पक्व बिंबा अधरोष्ठ, अधर ओष्ठी, है ना, अर्थात पके हुए। पक्व अर्थात मित्रों कि पके हुए, और बिंब अर्थात बिंब का फल, है ना। पके हुए बिंब के फल के समान, बिंब के फल के समान। ठीक, क्या है? अधर ओष्ठ यानी होठों वाली, कह लें कि होठों वाली, राइट, है ना। अब इसका मित्रों जो अधर है, ओष्ठ है, उसकी बाद में चर्चा कर लेंगे हम लोग। पहले बस इतना ही समझे कि पके बिंब के समान होठों वाली, अर्थात मित्रों कह ले लाल होठों वाली, क्योंकि उपमा दे रहे हैं यहाँ पर। जो बिंब का फल होता है वो अत्यंत पक जाने के बाद अत्यंत लाल हो जाता है, तो कह रहे उस बम पके हुए बिंब के फल के समान लाल होठों वाली। अब आगे कह रहे हैं कि और सुनो, उसको देखोगे तो कैसे पहचानोगे? मध्य क्षमा, कर उसका जो मध्य भाग है, क्षमा अर्थात पतला है या कृश है। तो मित्रों मध्य भाग शरीर का क्या होता है? यह कमर। ठीक, तो यूं कह लें कि उसका जो कटि भाग है, जो कटि भाग है वह क्या है मित्रों? पतला है। क्षमा अर्थात पतला है, कृश है, चौड़ा नहीं है। अब आगे कह रहे हैं कि चकित हरिणी प्रेक्षणा। चकित हरिणी प्रेक्षणा, चकित अर्थात मित्रों कह लें कि भयभीत, है ना। भयभीत हरिणी के समान
कह रहे हैं कि भयभीत हरिणी के समान नेत्रों वाली, है ना, प्रेक्षणा अर्थात मित्रों नेत्रों वाली, ठीक है ना, उसके जो नेत्र हैं भयभीत हरिणी के समान चकित, है ना, चकित हरिणी के समान उसके नेत्र हैं। और कह रहे निम्न नाभि, है ना, निम्न अर्थात मित्रों हम लोग क्या अर्थ लगा लेंगे कि गहरी, है ना, नाभि अर्थात नाभि वाली, गहरी नाभि वाली, ठीक। ये सब के सब मित्रों किसके लक्षण हैं? उस यक्ष की भार्या के, है ना, गहरी नाभि वाली। अब कह रहे हैं आगे कि श्रोणी भारात अलस गमना, श्रोणी अर्थात मित्रों नितंब, श्रोणी अर्थात नितंब के भारात अर्थात भार से, नितंब के भार से अलस गमना मतलब अर्थात मित्रों अलसाई हुई, अर्थात यूं कह लें कि मंद मंद गति से चलने वाली, है ना, मंद मंद गति से, गमना अर्थात चलने वाली, मंद मंद गति से चलने वाली। किसके कारण मित्रों? ये भी याद रख लेना हम लोगों को कि इसका जो मंद गति है वह किसी जघन दोष के कारण नहीं है, इसका जो मंद गति है वह नितंब भार के दोष से है। अर्थात मित्रों पहले भी चर्चा हो चुकी है, आप सभी लोग जानते होंगे कि स्त्रियों के जो मध्य भाग होती है अर्थात जो कटि भाग होती है उसके नीचे और पीछे के भाग को नितंब कहते हैं, और उसी कटि भाग के आगे का जो भाग होता है नीचे का उसको जघन भाग कहते हैं। तो ये जघन भाग के दोष के कारण अलसाई नहीं चलती है वो मंद गति से, नहीं, नितंब के भार से वो मंद गति से चलने वाली है। और कह रहे हैं स्तोक नम्रा, स्तोक अर्थात मित्रों थोड़ा सा, नम्र अर्थात झुकी हुई, थोड़ी सी कह रहे कि झुकी हुई, किसके कारण? कह रहे स्तनाभ्याम, है ना, द्वितीय विभक्ति है तो स्तनाभ्याम दोनों स्तनों के कारण, दोनों स्तनों के कारण, स्तनों के कारण अर्थात मित्रों यहाँ पर अर्थ सीधे सीधे लगा लेंगे कि स्तनों की विशालता के कारण थोड़ी सी झुकी हुई, है ना, और यहाँ पर भी हम लोग यही अर्थ लगाएंगे कि उसके झुके हुए होने का कारण स्तन है, न कि उसका कोई शारीरिक दोष, है ना, ये अर्थ नहीं लगाना, ठीक। तो दोनों स्तनों की विशालता के कारण थोड़ी सी झुकी हुई, राइट। ये इतनी 3 पंक्तियों में मित्रों पूरे के पूरे यक्षिणी का ही लक्षण है। अब यक्षिणी के जिस प्रकार से अपने घर का लक्षण बताए, अपनी अलका नगरी का लक्षण बताए कि ये लक्षण, इन लक्षणों को अगर हृदय में रखोगे तो स्वयं अपने आप पहचान जाओगे कि ये मेरा घर है। उसी प्रकार से इन लक्षणों को भी जब अपने मन में रखोगे, हृदय में आत्मसात कर लोगे तो पहचान जाओगे कि यह मेरी भार्या है, ठीक। चलिए अभी इसकी बाद में चर्चा होगी। अब निचली चौथी पंक्ति में चलते हैं। कर या तत्र, और या तत्र मतलब जो मतलब कौन? अर्थात जो सुंदरी, तत्र मतलब वहां, कहा? उस घर पर जो मैंने घर का लक्षण बताया अलका में, है ना, तो तत्र अर्थात वहां। स्याद युवती विषय, स्याद अर्थात हो जानना, युवती विषय अर्थात मित्रों युवती के बारे में, है ना, युवती के या नारी के, कह रहे स्त्री के बारे में, ठीक, स्त्री के बारे में। सृष्टि या देव, कह रहे सृष्टि अर्थात कि कह रहे कि सृष्टि की आदेव मतलब मित्रों आदि, अर्थात कह रहे कि प्रथम। धातु माने ब्रह्मा, धातु का अर्थ क्या है मित्रों? ब्रह्मा। तो कह रहे हैं कि वह तुमको जो दिखाई दे सुंदरी, ऐसा लगे कि जो ब्रह्मा के सृष्टि की युवती के बारे में वो प्रथम रचना है। अर्थात आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब प्रथम रचना कोई करता है तो बड़ा मनचित लगा करके उसको बड़े ही सुंदर बनाना चाहता है। इसके बाद इसीलिए यह यहाँ पर यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मेघ, वह युवती के बारे में ब्रह्मा की पहली रचना, है ना, पहली रचना हो उसे ऐसा समझना, और जो ऐसी देखे उसी को मेरी भार्या समझना। आगे बातें समझ में। फिर से एक बार इसको हम लोग संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं मित्रों। कह रहे हैं कि हे मेघ,
वहां तो दुबली पतली नई नवेली नोकीले दांतों वाली और पके बिंब के समान लाल होठों वाली, कटिभाग जिसका पतला है और भयभीत हरड़ी के समान नेत्रों वाली, गहरी नाभि वाली और नितंब के भार से मंद मंद गति से चलने वाली और स्तनों के दोनों स्तनों की विशालता के भार के कारण थोड़ी सी झुकी हुई, और तुमको जब देखने में लगे कि यह ब्रह्मा की सृष्टि की पहली नारी के विषय में, युवती के विषय में यह ब्रह्मा की पहली रचना है, तो वही मेरी भार्या है। आ गई बातें समझ में मित्रों? ठीक, अब हम समझते हैं इसका अर्थ भी क्लियर हो गया होगा। अर्थ तो प्राय आप सभी लोग जानते ही हैं। अब मित्रों देखिए, इसके परीक्षा के लिए जो यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाएगा, हम लोग थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए मित्रों, हम लोग थोड़ा सा बस काउंट कर ले, है ना, कि तन्वी इसके सब उसी अक्षरी के विशेषण, इसलिए विशेषण को दिमाग में बैठा लेना है कि तन्वी कह, है ना, पहला तन्वी कौन है? दुबली पतली अक्षरी, एक विशेषण। श्यामा कह देते हैं, दूसरा विशेषण नई नवेली है। तीसरा कह देते हैं वह नुकीले दांतों वाली है ना, कौन? अक्षरी ही है। और चौथा कह देते हैं लाल होठ वाली है, पके हुए बिंब के समान। पांचवा कह देते हैं उसका जो कमर वाला भाग है, कटि भाग है, वह पतला है। छठवां कह देते हैं कि वह भयभीत हरड़ी के समान नेत्रों वाली है। सातवां कह देते हैं कि उसकी नाभि गहरी है। और आठवां कह देते हैं कि वह नितंब के भार से अलसाई हुई चलती है। और नौवां कह देते हैं कि वह थोड़ी सी स्तनों के भार से झुकी हुई है। तो इस प्रकार से हम लोग मित्रों देखते हैं कि यह नौ विशेषण बताए हैं। यह 9 के 9 विशेषण जो है कि अक्षरी के ही हैं। तो परीक्षा में अगर पूछ दे मित्रों कि श्रोणी भाराद अलस गमना कह, है ना, का, चाहे स्तोक नम्रा स्नाभ्याम का कौन है, तो सीधे सीधे दम लगाते रहिए। यक्षिणी यक्षिणी चकित हरड़ी प्रेक्षणा का यक्षिणी निम्न नाभि का यक्षिणी, कि कौन है मित्रों ना, सीधे सब में बगर पूछ दे कौन है तो यक्षिणी यक्षिणी यक्षिणी। ठीक, ये हम लोगों का मुख्य परीक्षा का प्रश्न होगा। अब देखिए, अब इसमें हम लोग थोड़ी सी, ये तो विशेष विशेषण है और यही इसका प्रश्न है। ठीक, अब हम लोग इसमें से अलंकार की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मित्रों, वह भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आप लोगों को इस पंक्ति में जो दिख रही है, तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिंबा धरोष्ठी, यहाँ पर आप लोग मित्रों पके हुए बिंब के समान, तो यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट रूप में उपमा अलंकार दृष्टिगत हो रहा है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एकदम पके हुए। लुप्तोपमा, वो भी कौन सी मित्रों है? लुप्तोपमा, है ना, लुप्त उपमा है। ठीक, और ये जो है कि एकदम पके हुए, जैसा पका हुआ फल मीठा होता है उसी के समाना। अच्छा, एक चीज, एक अलंकार मित्रों और है, अभी ध्यान आ गया, है ना, कभी कभी भूल भी जाता है ध्यान से। ये जो देखिए यहाँ पर 2 वर्ण आया है, एक इन दोनों के वर्णों पर आप लोग ध्यान दीजिए। एक तो आया है मित्रों अधर और एक आया है ओष्ठ। ठीक है ना, ये 2 वर्ण आया है। और अधर मने भी होठ ही होता है और ओष्ठ मने भी ओठ ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मित्रों पुनरुक्ति हुई है। ठीक है, इस पुनरुक्ति के कारण यहाँ पर इस पंक्ति में मित्रों पुनरुक्त वदाभास अलंकार भी है। इसको भी आप लोग लुप्त उपमा के साथ साथ इसको भी नोट कर लीजिए। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पुनरुक्त वदाभास। ठीक है, पुनरुक्त वदाभास अलंकार भी है मित्रों, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि पुनरुक्ति हुई है। अच्छा, पुनरुक्ति के भी मित्रों यहाँ पर निवारण, ये निवारणार्थ, दोनों का खैर अलग अलग अर्थ आदमी चाहे तो लगा सकता है। जैसे कि अधर का मतलब नीचे वाला होठ लाल, और यह जो होस्ट आया है यह पूरे होस्ट के लिए आया है। यह जो होस्ट है पूरे होस्ट के लिए है और जो अधर है सिर्फ निचले भाग के लिए है ना। चलिए, ये पुनरुक्ति का उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार, अरे निवारण हो गया। इस प्रकार से मित्रों यहाँ पर हम लोगों को ध्यान ये दे लेना है कि उपमा अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है, ठीक, और यहाँ पुनरुक्त वदाभास अलंकार भी है। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते मित्रों, हम लोग मध्य क्षमा चकित हरड़ी प्रेक्षणा, तो भयभीत हरड़ी के समान नेत्रों वाली, तो मित्रों यहाँ भी उपमा अलंकार, कोई समस्या नहीं। ठीक है ना, ये सब ऐसे अलंकार है मित्रों जो कि प्रमुख है, प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं ये सब। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसमें कोई अलंकार है नहीं। यहाँ पर चलते मित्रों अलंकार में। करें सृष्टि की मानो वह, जब उसको देखना तो कहना मानो वह सृष्टि की प्रथम रचना है ना। सृष्टि रादेव है ना, आद्य आदि इव, आदि इव है यहाँ पर, सृष्टि आदि इव, अर्थात मित्रों जब इव क्रिया के साथ जब लगता है मित्रों तो क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, प्रथम रचना। ठीक, मानुष वहां की प्रथम रचना है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसको नोट कर लेना। ये 4 अलंकार हम लोगों को, उपमा, उपमा, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्तवदाभास, ये 4 अलंकार हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इसमें 1-2 कुछ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण व्याकरणात्मक टिप्पणी मित्रों उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ से हम लोग तन्वी से। यहाँ पर देखिए मित्रों, तनु में गीस प्रत्यय लगा है, वो तो गुणवचनात् सूत्र से, और बन जाता है मित्रों तन्वी। यहाँ पर गीस प्रत्यय, यह बड़ा महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है, पूछ देगा तो जानते ही हैं गीप गीस गिन बड़ा कंफ्यूज करता है, वो तो गुणवचनात् से। अभी हम आप लोगों को मित्रों यह सूत्र वो है ना कि स्त्री प्रत्यय गीप गीस गिन कैसे पकड़ेंगे हम बताएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब, है ना। तो यहाँ पर गीस प्रत्यय है। फिर आगे देखिए श्यामा शिखरी दशना। अब शिखरी है ना मित्रों, तो शिखर धन इनी क्या है, पहले शिखर धन इनी प्रत्यय लगा लेंगे, क्या बन जाएगा मित्रों, शिखरिण। क्या बन जाएगा, बराबर शिखरिण, ये बन जाएगा। अब शिखरिण दशना यस्याः सा, अब यस्याः सा मित्रों हर जगह लगाएंगे हम लोग इस बहुव्रीहि समास में, क्योंकि ये सब के सब जो विशेषण है वो स्त्रीलिंग अर्थात यक्षिणी के हैं। तो शिखरिण दशना यस्याः सा क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर बहुव्रीहि समास, राइट। इस शिखर दशना में पूछे तो बहुव्रीहि समास, और शिखरणी में पूछ दे तो शिखर धनिनी। अब आगे देखिए पक्व बिंबा धरोष्ठी, तो पक्व बिंबा धरोष्ठो यस्याः सा, सब में यस्याः सा लगाते चलिए, क्या हो जाएगा मित्रों, बहुव्रीहि समास। ठीक, अब मध्य में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी एकवचन विभक्ति भी, चलिए ध्यान देते रहिए जगह जगह पर। क्षामा, 6 धन कत प्रत्यय लगा है मित्रों, फिर इस तकार को मकार हो जाता है छायो मह के सूत्र से, यह कल भी कक्षा में हम लोगों को आया हुआ था, है ना। इस तकार को मकार हो जाता है और बन जाता है क्या, क्षामा। अब इसमें हम लोग इस क्षामा में मित्रों टाप प्रत्यय लगा लेंगे, बन जाएगा क्या, क्षामा। आ गई बातें समझ में। तो अगर क्षामा में पूछ दे तो कौन सा प्रत्यय है, टाप। क्षामा में मित्रों चाहे अगर कत है तो कत का ऑप्शन है, टाप नहीं दिया हुआ है तो कत हम लोग लगाएंगे अगर क्षामा दे करके पूछे तो, राइट। चलिए अब अच्छा किस सूत्र से हुआ तक छायोमह, ये ऐसे हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चकित हरड़ी, चकिता हरड़ी, चकित हरड़ी मित्रों, चकिता हरड़ी में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, है ना, विशेष विशेषण है, हो जाएगा ना कि आश्चर्यचकित अर्थात भयभीत हरड़ी, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। अब कह रहे यु प्रेक्षणा यस्याः, उसके समान दृष्टि वाली, तो फिर से अगर मित्रों अगर पूरे में हम लोग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। कोई समस्या नहीं, हम समझ रहे मित्रों, होना चाहिए आप लोगों को इसमें। निम्न नाभि, यहाँ भी मित्रों कौन सा समास, बहुव्रीहि समास है, निम्न नाभि यस्याः, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा ये एक चीज मित्रों यहाँ पर हम बताना आप लोगों को भूल रहे हैं कि जो मेघदूतम की जो नायिका है वो कैसी नायिका है, पद्मिनी नायिका है ना। कैसी नायिका है, तो पद्मिनी नायिका है, यह नोट कर लीजिएगा। यद्यपि मित्रों पहले बात चर्चा इसकी हो चुकी है, लेकिन जो पद्मिनी नायिका जो यहाँ पर इसको कहा गया है, हमने आप लोगों को यह भी कहा होगा कि यक्ष देखिए धीर ललित नायक हो गया है, वह धीर ललित नायक, उसको एक श्लोक ऐसा आता है जो उसको धीर ललित नायक के श्रेणी में ले जाकर के ढकेल देता है कि यह नायक धीर ललित नायक है, वह श्लोक इसी उत्तर मेघ में ही आएगा। और उसी प्रकार से यह देखिए चकित हरड़ी प्रेक्षणा, यह जो लक्षण है मित्रों, यह कवि संप्रदाय में सामुद्रिक लक्षणों के अनुसार यह जो पद्मिनी नायिका के हुआ करते हैं। किसकी लक्षण हुआ करते हैं, पद्मिनी नायिका के। इसलिए देखिए इसी श्लोक, यही श्लोक है जो कि यक्षिणी को पद्मिनी नायिका होने पर मजबूत दावा पेश करता है।
है ना। ये एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि पद्मिनी नायिका होने का मजबूत दावा पेश करता है चकित हरणी। मतलब ये वाला श्लोक का ये भाग। चलिए अब तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। श्रोणी भारा दरस गमना स्तोक नमना स्नाभ्याम। अब इधर मित्रों देखिए कोई हमारे समझ में युवती विषय सप्तमी है ये इधर कोई विशिष्ट वैसा है नहीं। हाँ, ये धातु जो है शब्द अर्थ की दृष्टि से नोट कर लीजिएगा कि ब्रह्मा के लिए आया है। ठीक है, शायद हो सकता है पूछ दे धातु किसके लिए आया है। यक्ष के लिए, मेघ के लिए, कुबेर के लिए, ब्रह्मा के लिए, विष्णु के लिए, महेश के लिए, है ना। तो ये ध्यान रख लेना है ब्रह्मा के लिए, राइट। तो हम समझ रहे हैं मित्रों अब यह श्लोक आप लोगों का पूर्ण हो गया और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे इस 23वें श्लोक को देखते हैं हम लोग। एक बार पहले पढ़ लेते हैं। ताम जाने था परमित कथाम जीवितम में द्वितीयम दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकी मयि एकाम गाढ़ोत कंठाम गुरुषु दिवसेषु येषु गच्छत्सु बालाम जाताम मन्ये शिशिरमथिताम पद्मिनी वान्य रूपाम। इस श्लोक में मित्रों देखिए, यह अभी हम लोगों ने जो 22वें श्लोक में पढ़ा इससे पहले, उसमें तो नायिका के अर्थात यक्षिणी की शारीरिक बनावट के बारे में यक्ष ने मेघ से बताया था, शारीरिक लक्षणों के बारे में बताया था। अब इस श्लोक में यक्ष मेघ से उसकी दशा का वर्णन कर रहा है कि वह उस यक्षिणी की स्थिति कैसी होगी, मेरी भार्या की स्थिति कैसी होगी। तो देखते हैं इस श्लोक को, इस श्लोक के अर्थ को। करें ताम, ताम अर्थात उसको, उस, है ना। ताम अर्थात मित्रों उसको, किसको, तो यक्षिणी को, भार्या को। जानी था अर्थात जानना। थोड़ा सा मित्रों यहाँ पर अन्वय भी बनाना पड़ेगा, तो पहले हम लोग शब्दों के अर्थों को समझते हैं, अन्वय फिर बाद में देखा जाएगा। करें उसको जानना परमित कथाम अर्थात कम बोलने वाली, है ना, कम बोलने वाली। ठीक। अब करे जीवितम मने जीवित अर्थात प्राण, में मने मेरा, और द्वितीयम मने दूसरा, द्वितीयम अर्थात दूसरा। अब मित्रों हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अब बस इतने ही का अर्थ समझिए। तो उसको जानना प्राण मेरा दूसरा, अर्थात उसको तुम दूसरा मेरा प्राण जानो। किसको, यक्ष कह रहा है मेघ से, हे मेघ उस जो तुमको उस प्रकार दिखाई देगी, है ना, जो मैंने भी रंग रूप रेखा बताया और जो ब्रह्मा की सृष्टि की पहली युवती के बारे में रचना है, उसको जब तुम देखोगे तो उसे मेरा यह दूसरा प्राण समझना, दूसरा मेरा प्राण समझना, ठीक, जानना। अब आगे कहते हैं और वह जो है कि कम बोलने वाली है ना, परमित कथाम कम बोलने वाली है, और दूरी भूते मई सहचरे, मई अर्थात मित्रों मुझ, और सहचरे अर्थात साथी, मुझ साथी के, दूरी भूते अर्थात दूर रहने पर, कह रहे कि दूर रहने पर या दूर होने पर, है ना, करे मुझ साथी के दूर रहने पर या दूर होने पर चक्रवाकीम, चक्रवाकीम अर्थात मित्रों चकवी, है ना, चकवी के समान, चकवी के समान, ठीक। चक्रवाकीम इव है, इव के बाद मित्रों यहाँ पर एकाम है। तो इव और एकाम है, तो इव जो वहां पर है वहां पर वह कौन सी संधि हो गई, एक आई तो दीर्घ संधि, अरे वृद्धि संधि दृष्टिगत हो रही है। इव फिर एकाम को अलग कर लेंगे मित्रों, तीव मने समान, और एकाम अर्थात अकेली, एकाम अर्थात अकेली, ठीक। तो कह रहे चकवी के समान अकेली, ठीक। आगे बातें समझ में। कहने का इनके भाव देखिए यह मित्रों कि तुम तो रात्रि में ही देखोगे। छोटे बच्चे का जो हम लोगों ने पहले दिन किया, छोटे हाथी के बच्चे का, है ना, कलभ तनताम, छोटे हाथी बच्चे का रूप बना करके जब अपनी मंद प्रकाश से जुगनू के समान जब प्रकाश अंदर डालोगे, तो मेरी जब पत्नी को तुम देखोगे तो भाई रात्रि में देखोगे। तो अब रात्रि में देखिए बात कहने के लिए कि चकवी के समान,
चकवी के समान और क्या होगी। जैसे आप लोग जानते होंगे कि चकवा चक्की रात्रि में अकेले हो जाते, दिन में एक जोड़ा या साथ में रहता है। तो वही बात ये बोल रहे हैं कि चकवी के समान अकेली, है ना, मुझ दूर रहने पर, मुझ साथी से दूर रहने पर चकवी के समान अकेली है, वो अकेली देखोगे। नहीं तो वहां आप लोग जानते होंगे, है ना, जो हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया कि उस यक्ष अलकापुरी में सारे यक्ष यक्षिणी सब जोड़े से ही रहते हैं। ठीक, वो अकेली है। अब इन दो पंक्तियों का मित्रों हम लोग अगर अर्थ देखा जाए तो यह अर्थ हो जाएगा कि मुझ साथी से दूर रहने पर चकवी के समान अकेली और कम बोलने वाली उसको मेरा दूसरा प्राण समझना। आगे बातें समझ में। अब हम लोग इन दो पंक्तियों में चलते हैं और कह रहे हैं कि गाढ़ोत्कंठा अर्थात मित्रों कह रहे हैं कि तीव्र उत्कंठा और कहें गुरुषु अर्थात मित्रों भारी, है ना, दिवसेषु एषु, एषु माने इन, कौन इन, विरह के, दिवसेषु माने दिनों को, है ना, तो विरह के दिनों को भारी। और एषु मित्र यहाँ पर है, एषु मतलब इन दिनों को, दिवसेषु इन दिनों को, अर्थात कह रहे हैं कि जो विरह के दिन है तो भारी विरह के दिनों को। ठीक, अब कह रहे हैं गच्छत्सु बालाम, है ना, भारी गच्छत्सु मतलब अर्थात मित्रों व्यतीत करते हुए, है ना, इन भारी दिनों में कह ले या को कह ले कोई फर्क नहीं पड़ता मित्रों, भारी विरह के दिनों में व्यतीत करते हुए बालाम अर्थात मित्रों बाला अर्थात कह ले कि 16 वर्षीय को बाला कहा जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा श्यामा, तन्वी श्यामा, पिछले श्लोक में भी श्यामा का हमने बताया था एक अर्थ 16 वर्षीय भी होता है और वही मित्रों बालाम का अर्थ भी यहाँ पर देखिए 16 वर्षीय ही होता है। तो कह रहे हैं कि तीव्र उत्कंठा के कारण विरह के इन भारी दिनों को व्यतीत करती हुई यह बाला, अब देखिए, करे जाताम मन्ने, मैं समझता हूं, मन्ने मतलब समझता हूं या जानता हूं, है ना, कि वह कैसी हो गई होगी। करें शिशिर मथिताम अर्थात मित्रों करें कि शिशिर ऋतु में, अर्थात कह लें कि पाले से, है ना, ठंडी में जो पाला गिरता है ना, उस पाले का अर्थ लगा लेते हैं हम लोग कि पाला से, और मथिताम माने मारी गई, पाला से मारी गई। पद्मिनी अर्थात मित्रों कह ले कि कमलिनी, पद्मिनी अर्थात कमलिनी के समान। वा अन्य रूपा मतलब मित्रों अन्य रूप की ही मैं समझता हूँ, है ना। जैसे जो देखिए कमलिनी तो सुंदरता के लिए जानी जाती है, सुंदर दिखती है, लेकिन जब वही कमलिनी जब चंद्रमा के प्रकाश में रात्रि में जब खिलती है और वह जब भयंकर जाड़े का दिन होता है, जब पाला गिरता है, पाला से मित्रों यह कमलिनी जो है कि एकदम कुम्हला जाती है, मुरझा जाती है, कह लो उसकी दीन दशा खराब हो जाती है। ठीक वही बातें यह भी कह रहे हैं, यक्ष अपने मित्र मेघ से कह रहे हैं कि मैं भी अपनी उस बाला का, है ना, जो कि मेरे भारी विरह के दिनों में मेरे कारण दूर अकेले व्यतीत कर रही है, तो इस विरह के कारण जो है कि उसका दशा कैसा हो गया होगा। तो जैसे पाला से कमलिनी को मथ दिया जाता है, मार दिया जाता है, कुम्हला जाती है, उसका रंग रूप चला जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे वियोग से मेरी यक्षिणी हो गई होगी, है ना। आगे बातें समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं मित्रों। कह रहे हैं कि मुझ साथी के दूर रहने पर चकवी के समान अकेली, चक्रवाकी में ये काम, चकवी के समान अकेली और कम बोलने वाली उसको मेरा दूसरा प्राण जानना। हे मेघ, उसको मेरा दूसरा प्राण जानना। और सुनो, तीव्र उत्कंठा के कारण भारी, अंदर से तीव्र उत्कंठा भी है और भारी विरह के दिनों को व्यतीत करने वाली उस बाला को मैं कैसा समझता हूँ। कर पाले से मारी गई कमलिनी के समान अन्य रूप का ही समझता हूँ। वह अब अन्य रूप की ही हो गई होगी, पहले जितनी सुंदर थी शायद वो अब मुरझा गई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। राइट मित्रों। अब हम लोग बात कर ले मित्रों, यहाँ पर परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तरी थी, ठीक है। तो ये जीवितम में द्वितीयम प्राण, है ना,
तो यह सीधे कह ले यहाँ पर मित्रों, यह जो है पंक्ति उठा करके दे देगा, तो यह ताम पूछ देगा यह किसके लिए आया है, यह ताम पद जो सर्वनाम है किसके लिए आया है। ठीक है, तो यह देखिए किसके लिए आया मित्रों, यक्षिणी के लिए आया है, अर्थात उसकी भार्या के लिए आया है, पत्नी के लिए आया है, बाला के लिए आया है ना। तो कौन यक्ष का दूसरा प्राण है, अगर ये प्रश्न अगर पूछेगा तो आप लोगों को सोचने समझने जैसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि यक्ष का दूसरा प्राण तो वह यक्षिणी ही है। इसलिए यह प्रश्न अगर पूछेगा तो ऐसे ही हल हो जाएगा, और ये पूछेगा इस पे ध्यान दे लेना है ना। अब परिमित कथाम कह का, है ना, कम बोलने वाली कौन है मित्रों, तो कौन है, यक्षिणी है। अब आगे कह रहे हैं कि चक्रवाकी में इव एकाम का, तो मित्रों कौन हो जाएगा, यक्षिणी। यह देखिए इस ताम का विशेषण है, यह इस ताम का क्या है मित्रों, विशेषण है ना, अर्थात उस यक्षिणी का विशेषण है, यह भी इस यक्षिणी का ही विशेषण है। कम बोलने वाली कौन हो गई है, यक्षिणी। जब आदमी शोकाकुल होता है, किसी के वियोग में होता है, तो चुपचाप बैठा रहता है, खोया रहता है, उसके कहले उसके स्मरण, उसका स्मरण करता रहता है अपने प्रिय का। ठीक है, तो अपने इष्ट का चाहे जो भी हो, तो कम लोगों से बातचीत करता है, कम हंसी ठिठोली करता है। तो इस यक्षिणी भी मित्रों कैसी हुई है, परिमित कथाम हो गई है, यह भी उसका एक विशेषण है, यह भी याद कर लेना है। ठीक, चलिए अब आगे कह रहे हैं किससे दूर हो जाने पर, तो ये तो मित्रों ऐसे ही हल हो जाएगा कि यक्ष के दूर हो जाने पर, ठीक, वो चकवी के समान अकेली होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मित्रों आ जाए, आप लोगों को दे दिया जाए कि विरह से उत्कंठित यक्षिणी की तुलना किससे की गई है। फिर से समझिए, विरह से उत्कंठित यक्षिणी की तुलना किससे की गई है, कमल से, कमलिनी से, है ना। इस प्रकार से ऑप्शन में दे दे तो ये लिखिएगा कि पाला से मारी गई कमलिनी से उसकी तुलना की गई है। राइट, चलिए अब ये बात हो गई मित्रों इसके साहित्य से। अब विशेष से विशेषण भी देख लिए हम लोग, अब इसमें से अलंकार देख लीजिए, वह भी चूंकि महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये वाली पंक्ति में मित्रों अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सी अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। समझ में आ रहा हम लोगों को। अब देखिए कैसे अतिशयोक्ति अलंकार है। कह रहे हैं कि आप लोग जान रहे हैं कि प्राण और मेरा और वो प्राण यह भेद है, अभेद नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा उसको प्राण समझ लेना, दूसरा प्राण समझ लेना। कितना बढ़ा चढ़ा करके वो बोल रहे हैं। यक्ष को कुछ हो जाएगा, नहीं कहनी चाहिए शुभनी बातें, है ना। मान ले तो कुछ हो जाएगा तो अब ये भी अपने प्राण को थोड़ा ही इस तरह से, मतलब इनका भी प्राण हरण तुरंत थोड़ा ही हो जाएगा कि एक ही प्राण है। खैर आप लोग समझ रहे इस बात को। ठीक, चलिए, तो कहने का भाव है कि वह उसका यक्ष का वो दूसरा प्राण नहीं हो सकता, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो चकवी के समान अकेली है, चक्रवाकीम इव, तो इव चक्र के चकवी के समान लगा है संज्ञा के साथ मित्रों, यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक, अब हम लोग मित्रों यहाँ भी बढ़ते हैं। शिशिर मत्ता पद्मिनी वान्य रूपाम, पाले से मारी गई, है ना, पाले से मारी गई कमलिनी के समान। तो कमलिनी के समान मित्रों तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। राइट, ठीक, तो यह अलंकार हो जाएगा मित्रों 3। अब हम समझते हैं कि श्लोक पूर्ण हो गया। चलिए हम लोग इसके कुछ एक महत्वपूर्ण व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ तो देखते हैं मित्रों। हम लोग जानी था, ठीक है, यह तो महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए शब्द रूप की दृष्टि से सरल होगा। मध्यम पुरुष विधिलिंग लकार सभी लोग जानते हैं, कोई समस्या नहीं। अब आगे देखते हैं परिमित कथाम, है ना मित्रों। परि उपसर्ग लगा लेते हैं, माँ धन कत प्रत्यय लगा करके फिर क्या लगा लेंगे मित्रों, टा, और क्या हो जाएगा, परिमिता, है ना। क्या हो जाएगा, परिमिता। और परिमिता कथा में ऐसा, है ना, कि शुद्ध रूप से अगर कहा जाए, देखा जाए मित्रों, तो यह होता है कि दूसरे की कथाओं में न बोलने वाला, दूसरे के बारे में न बोलने वाला, अर्थात कम बोलने वाला, है ना। तो परिमिता कथा में ऐसा मित्रों कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। राइट, अब जीवितम में द्वितीयम, इधर तो कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। अब देखिए दूरी भूते सप्तमी,
है ना, एक वचन मई साचरे चक्रवाकी में इव एकाम चक्रवाकी। ये मित्रों यहाँ पर भी देख लेते, चक्रवाकी में गीस प्रत्यय लगा हुआ है ना, चक्रवाकी में, यह भी नोट कर लीजिएगा। मैं प्राय आप लोगों को गीप गीस गीन वाला बताते चलते हैं, ठीक है ना। जाते स्त्री वाले सूत्र से, इस सूत्र से मित्रों, जाते स्त्री उपधात वाले सूत्र से यहाँ पर जो है कि कौन सा है, गीस प्रत्यय हुआ है चक्रवाकी में, इसको नोट कर लीजिएगा, पुस्तक में दिया है तो ठीक। अब देखिए गाढ़ उत्कंठाम गुरुसु, है ना, तो गाढ़ उत्कंठाम गुरुसु दिवसेषु येषु, यहाँ पर मित्रों देखिए सप्तमी का बहुवचन है ना। अब यहाँ पर मित्रों देखिए, है ना, कि विरह के कारण, इस विरह के कारण भारी दिनों, जब विरह का दिन होता है मित्रों तो ऐसे सुबह से शाम नहीं होता है, वो भारी प्रतीत होने ही लगता है। तो यहाँ पर मित्रों कह रहे हैं कि भावे यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से इस दिवसेषु में मित्रों यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई है, राइट। अब आगे देखिए गच्छत्सु, यहाँ भी सप्तमी बाला में कोई समस्या नहीं। जाताम मन्ने शिशिर मथिताम, यानी कि शिशिरेण मथिताम, है ना, पाले से मारी गई, तो मित्रों तृतीया तत्पुरुष समास सरल है, होगा शिशिरेण मथिता। अब आगे है पद्मिनी व अन्य रूपाम, है ना। अब अन्य रूपाम का मित्रों क्या हो जाएगा, अन्यत रूपाम यस्यासा, है ना, अन्यत रूपाम यस्यासा अर्थात अन्य रूप वाली ही, तो मित्रों यहाँ भी कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, राइट। हम समझते हैं मित्रों परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है, एक ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, और मान लेते हैं परिमिता का तो पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है, परीक्षा के लिए। और अन्य रूपाम भी, अन्य रूपाम अगर पूछेगा तो लोग अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मित्रों। इसी प्रकार से एक एक दो प्रश्नों का कलेक्शन करना पड़ता है कंपटीशन के लिए। जरूरी नहीं है कि एक श्लोक में आप लोगों को सारे प्रश्न, बहुत ज्यादा प्रश्न मिले, कहीं एक मिलते, कहीं दो मिलते, कहीं चार मिलते, कहीं वो नहीं मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक के तरफ। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग इस 24वें श्लोक को, पहले पढ़ लेते हैं। नूनम तस्याह प्रबल रुदितोच्छून नेत्रम प्रियायाह निश्वासानाम शिशिरतया भिन्न वर्णाधरोष्ठम हस्तनेस्तं मुखम अशकल व्यक्ति लंबालकत्वाद इंदोह दैन्यम त्वदनुसरण क्लिष्ट कांते विभर्ति। अब देखिए मित्रों इस श्लोक में यक्ष मेघ से अपनी भार्या अर्थात यक्षिणी के मुख का वर्णन कर रहा है, उसका मुख कैसा हो गया होगा। देखिए मित्रों कितनी सिस्टम से कालिदास चल रहे हैं कि 22वें श्लोक में उस यक्षिणी के संपूर्ण शारीरिक बनावट की लक्षण बताते हैं, विशेषता। अब दूसरे 23वें श्लोक में फिर वह किस प्रकार उसकी दशा हो गई होगी, संपूर्ण दशा को बताते हैं। अब इस 24वें श्लोक में सिर्फ उसके मुख की दशा को बता रहे हैं, उसका मुख कैसा हो गया होगा। तो देखते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पर अच्छा मित्रों इसको सरलता से समझने के लिए थोड़ा सा अन्वय बना करके पढ़ लेते हैं यहाँ से कि प्रबल रुदितोच्छून नेत्रम, है ना, करें कि प्रबल अर्थात मित्रों करें कि अत्यंत, अत्यंत रोने से, रुदितो अर्थात मित्रों अत्यंत रोने से, उच्छून अर्थात मित्रों सूजा हुआ, है ना, अर्थात कह ले कि फूला हुआ, नेत्रम माने नेत्र वाले, फूले हुए नेत्र वाले। आगे बातें समझ में। अब जब रात दिन रोएंगे ही, आप हो चाहे मित्रों हम हो, चाहे यक्ष की भार्या यक्षिणी हो, तो रोने से नेत्र तो फूल ही जाते हैं। तो वही करे प्रबल रुदितो उच्छून नेत्रम, है ना, कि अत्यंत रोने से सूजे हुए नेत्र वाली, है ना, नेत्र वाले। अब आगे कह रहे हैं प्रियाया को भी मित्रों हम लोग छोड़ देते हैं, अभी उसको बाद में देख लेंगे। और आगे कह रहे हैं कि निश्वासानाम, अब म में से निकाल देंगे तो अशिशिरतया, 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 शिशिरतया मतलब मित्रों कि ठंडी के कारण, और अशिशिरतया अर्थात उष्णता से क्या हो जाएगा, अर्थात उष्णता से क्या है हो गया मित्रों। कह रहे हैं कि निश्वासम अर्थात उष्णता से गर्म सांस, है ना, यह सांस क्या हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, निश्वासम अर्थात सांस। तो कह रहे सांस की उष्णता से अर्थात सांस की गर्माहट से
भिन्न वर्णाधरोष्ठम, उसका होठ भी जो है कि भिन्न वर्ण वाला हो गया है, भिन्न वर्ण वाले, भिन्न वर्ण वाले होठ, होठों से युक्त, भिन्न वर्ण वाले ओष्ठ से युक्त, ओष्ठ से युक्त लिख लेते हैं, हो जाएगा। ठीक, तो कह रहे हैं कि अब देखे होंगे मित्रों, जब बीमार आदमी होता है चाहे उस तरीके से जब मुख से गरम गरम सांसें निकलती हैं तो होठों का कलर, रंग अर्थात बदल जाता है। ठीक वही कह रहे हैं कि अब अत्यधिक रोती है, गर्म सांसें छोड़ती है, तो गर्म सांसों की, इन सांसों की उष्णता के कारण भिन्न वर्ण वाले होठों से युक्त। अब आगे करें हस्तन्यस्तम मुखम। ठीक, और करें हाथ पर, है ना, हस्त अर्थात मित्रों करें कि हाथ पर, नेस्तम मने रखे हुए, हाथ पर रखे हुए, और मुख मने मुख। ठीक, और अपना इस तरीके से हथेलियों पर मुख को मित्रों वह रखी हुई है। ठीक, तो हाथ पर रखे हुए मुख, और करें कि मुखम। अब यहाँ पर असकल व्यक्ति लिख देंगे, असकल, असकल मित्रों अर्थात जो संपूर्ण न हो, है ना, सकल संपूर्ण और असकल जो संपूर्ण न हो, और व्यक्ति माने व्यक्त, तो कह रहे हैं जब संपूर्ण व्यक्त न हो अर्थात आधा दिखाई पड़ता हो, है ना, तो मित्रों हम लोग आधा ही लिख लेते हैं, आधा दिखाई पड़ने वाले, है ना, आधा दिखाई पड़ने वाला। ठीक, एक तो हाथ पर रखी हुई है मुख, और दूसरी बात कर रहे हैं कि लंबालकत्वाद, है ना, लंबालकत्वात, यहां से ले लेंगे मित्रों त को, तो लंबालकत्वात अर्थात लटकते हुए बालों से, लटकते हुए बालों से, है ना। अब मित्रों बाल जब भी स्त्री के बड़े बड़े होते हैं, अब यहाँ से अगर ऐसे लटकेंगे और हाथ इस तरह से रखी हुई है तो स्वाभाविक सी बात है कि चेहरा आधा ही दिखाई देगा। तो वही कह रहे हैं कि हाथ पर रखे हुए और लटकते हुए बालों से युक्त आधा दिखाई पड़ने वाला मुख। ठीक, आगे बातें समझ में। अब कह रहे वह वैसा मुख, अब उसका मुख किस प्रकार की शोभा को प्राप्त कर रहा है, कह रहे कि इंदु दैन्यम, है ना, कह रहे इंदु अर्थात मित्रों चंद्रमा, इंदु किसको बोलते हैं, चंद्रमा की, दैन्यम अर्थात दीनता को, चंद्रमा की दीनता को प्राप्त कर रहा है। और अच्छा, चंद्रमा दीनता किस प्रकार से, करें त्वद अनुसरण क्लिष्ट कांति विभर्ती, है ना, अर्थात मित्रों कह रहे हैं कि तुम, है ना, त्वद अर्थात तुम, मेघ, मेघ भी लिख लेते हैं, तुम मेघ, मेघ ही होगा। ठीक है, तुम मेघ से, है ना, ढक जाने के कारण, ढक जाने के कारण क्षीण, जाने के कारण क्षीण। ठीक, इस प्रकार से लिख लेते हैं, क्षीण, है ना, क्या, विभर्ती अर्थात मित्रों कांति वाला, क्षीण कांति वाला। ठीक, जैसे चंद्रमा होता, अब इस तरह से समझ लेते हैं, जैसे चंद्रमा को मेघ आधा ढक लेता है तो उसकी कांति, उसकी चमक, उसकी शोभा क्षीण हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से तुमने चंद्रमा को आधा ढका है, उसी प्रकार से मेरे प्रिया का मुख भी आधा ढका हुआ है, ये लंबे लटकते हुए बालों से और हाथ पर रखे हुए, और मुख के कारण वह उसका भी मुख आधा दिखाई पड़ रहा है। और जैसे तुम चंद्रमा को ढक देते हो तो उसकी कांति मलिन पड़ जाती है, उसके शोभा में कमी आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से मैं भी वहां नहीं हूं, तो मेरे कारण से उसका आधा दिखाई पड़ने वाला मुख शोभाहीन, कांतिहीन हो गया है। ठीक मित्रों, अब संपूर्ण अर्थ को एक बार देख लेते हैं। अच्छा, हाँ, ये दो हम लोगों ने छोड़ दिया था, इसको देखते हैं, है ना। तो कह रहे मेघ के ढक जाने के कारण क्षीण कांति वाला, नूनम मने निश्चय ही, नूनम अर्थात निश्चय ही, तस्याह मतलब उस, और प्रियाया मतलब मित्र मेरी प्रिया को, निश्चय ही मेरे प्रिया का मुख इस प्रकार से तुम देखोगे। ठीक, अब संपूर्ण अर्थ को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कह रहे कि हे मेघ, हे मेघ, अत्यंत रोने से सुजा हुआ नेत्र वाले और सांस की उष्णता से भिन्न वर्ण वाले होठों से युक्त, और लटकते हुए बालों से और हाथ पे रखे हुए मुख से दिखाई पड़ने, आधा ही दिखाई पड़ने वाले मुख की, उसकी
उस मेरे प्रिया का मुख चंद्रमा की दीनता के कारण, तुम्हारे द्वारा ढक लिए जाने के कारण चंद्रमा की दीनता के समान शोभा को वो प्राप्त कर रहा है। जैसे चंद्रमा कांति की शोभाहीन दिखाई पड़ता है तुम्हारे ढक लिए जाने पर, वैसे ही मेरी यह। ठीक, अब बातें तो मित्रों समझे गए होंगे। चलिए अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। ठीक है मित्रों, तो पहले हम लोग इसमें से विशेष विशेषण निकाल लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, अत्यंत रोने से सुजा हुआ नेत्र वाला कौन है ना, यह देखिए विशेषण है। अगर यह पंक्ति उठा करके रख दिया है ना कि नूनम, अरे तस्या का है कि प्रियाया का विशेषण है कि इधर किसका विशेषण है ना, तो मित्रों यह देखिए इस मुखम का विशेषण है। ठीक, मुखम उसका विशेष है, एकदम नोट कर लीजिएगा। अगर आएगा तो प्रायः आप लोग प्रियाया या फिर इस तस्या को लगा देंगे, है ना। ठीक, तो लेकिन यह अत्यंत रोने से सुजा हुआ नेत्र वाला, क्योंकि मित्र यहाँ पर तो मुख की बातें हो रही है ना, प्रिया की तो बातें, उस प्रिया का मुख कैसा है, तो अत्यंत रोने से सुजा हुआ नेत्र वाला है। तो मित्रों यह इसका विशेष्य हो गया। ठीक, अब आगे कह रहे हैं कि इधर देखिए, सांस के उष्णता से भिन्न वर्ण वाले होठों से युक्त, तो भिन्न वर्णाधरोष्ठम यह कौन है मित्रों, यह भी विशेषण है। इन विशेषण से युक्त कौन है, तो कह रहे इसका प्रिया का मुख है। आगे बातें समझ में। आगे देखिए, लंबालकत्वा है ना, लटकते हुए बालों से, तो लटक रहा है बालों से आधा दिखाई पड़ने वाला मुख क्या है, मुख है। तो मित्रों यह भी इसका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यह इसके 3 विशेषण है मित्रों, है ना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा में पूछ दे, हम लोग धोखा खा जाए। ठीक है, यह याद रख लेना है। अब आगे मित्रों यह बात कर सकते हैं, अगला प्रश्न कि यक्षिणी के मुख की शोभा किससे दी गई है। प्रश्न को फिर से सुनिएगा, यक्षिणी के मुख की शोभा किससे की गई है, चंद्रमा के समान या मलिन या दीन चंद्रमा के समान या शोभा युक्त चंद्रमा के समान, शोभा क्षीण चंद्रमा के समान। तो मित्रों उसके मुख की तुलना शोभाहीन चंद्रमा अर्थात दीन चंद्रमा, शोभाहीन चंद्रमा के साथ की गई है। राइट, चलिए, और बाकी इधर मित्रों यही विशेष विशेषण से प्रश्न बनेगा और विशिष्ट कोई प्रश्न नहीं बनता। अब इसमें से एक अलंकार भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो अलंकार मित्रों इसमें देखिए निदर्शना अलंकार है। कौन सा अलंकार है, निदर्शना अलंकार। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, निदर्शना अलंकार। हो सकता है आप लोगों के पुस्तक में दिया हो या न अब दिया हो। तो करिए यह निदर्शना अलंकार कैसे हो जाएगा मित्रों, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। निदर्शना अलंकार देखिए, चंद्रमा जो है, चंद्रमा की शोभा को कभी भी उसका मुख धारण नहीं कर सकता, कि यक्षिणी का मुख कभी भी चंद्रमा के शोभा को धारण कर सकता है, चाहे वह मलिन चंद्रमा का शोभा हो, चाहे वह कांति युक्त चंद्रमा की शोभा हो, कभी वो धारण नहीं कर सकता। और यहाँ पर इस चंद्रमा की शोभा से और उस मुख की शोभा का बिंब प्रतिबिंब भाव को दिखाया जा रहा है मित्रों। और जहां पे इस प्रकार का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है, निदर्शना अलंकार। ठीक, तो ये श्लोक में अलंकार भी, इसको हम लोगों को नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे 1-2 और अलंकार है, खुद खाद करके निकालेंगे तो उसको छोड़ देते हैं। चलिए हम लोग अब इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी में यहाँ नूनम तस्या तो कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको प्रबल रुदितम है ना, प्रबलम रुदितम है ना, विशेष विशेषण भाव होगा। तो मित्रों यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, अत्यंत रोना। अब आगे देखिए है कि उच्छून मित्रों उदधन स्वीधन कत। ठीक, इसका मुख्य व्युत्पत्ति देखिए यह होगा उदधन स्वीधन कत, और बाकी इसमें कई प्रक्रिया है जब कि अब स्वी को छुई करके बनता है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, लंबा हो जाएगा। उदधन स्वीधन कत क्या हो जाएगा, उच्छून। ठीक, आगे बातें समझ में। अब कह रहे हैं कि यह प्रबल रुदिता उच्छून नेत्रमेश, तो बाकी मित्रों यह इसमें अगर पूरे में पूछ दे तो क्या समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, कि अत्यंत रोने के कारण सुजा हुआ नेत्र वाला, तो बहुव्रीहि समास। फिर से समझिए,
अगर प्रबल रुदितों में पूछ दे तो कर्मधारय समास, अगर उच्छूना की व्युत्पत्ति पूछ दे तो उद्धन स्वी धन कत, ठीक, और अगर पूरे में समास पूछ दे तो बहुव्रीहि समास। आगे बातें समझ में। अब पर्याय का कोई समस्या नहीं। अब आगे देखिए यहाँ पर निश्वासा नाम अशिशिरतया, इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा मित्रों। निश्वासा तो नि उपसर्ग लगाइए मित्रों, श्वस धातु को लगा करके फिर आप लोग घय प्रत्यय लगा लेते हैं तो क्या बन जाएगा मित्रों हम लोगों के यहाँ पर निश्वास। यह नोट कर लीजिएगा, ठीक, निश्वास है ना। अब बन जाएगा निश्वास। अब इस निश्वास का मित्रों इसके साथ किसके साथ समास हुआ, इधर देखिए, अशिशिरतया। अशिशिरतया अर्थात मित्रों न शिशिरा अशिशिरा, तो अशिशिरा में क्या हो जाएगा मित्रों, तत्पुरुष नए तत्पुरुष समास। हम लोग अशिशिरा पहले कर लेते हैं तब थोड़ा सा समझ में आ पाएगा आप लोगों को। अशिशिरा ये कर लेंगे तो अशिशिरा यहाँ पर है मित्रों। इस अशिशिरा में कौन सा समास है, नए तत्पुरुष समास, ठीक। अब जब अशिशिरा मित्रों जब यह बन जाता है तब करें इस अशिशिरा में मित्रों कौन सा तल और टाप प्रत्यय लगा लेते हैं। तल और टाप यह प्रत्यय लगा लेंगे तब बन जाएगा क्या, अशिशिरता। अब देखिएगा क्या बनता है, अशिशिरता। अशिशिरता ये बन गया। अब अशिशिरता बनने के बाद मित्रों हम लोग क्या अब करेंगे, इसका रूप चला देंगे और रूप चला लेने के बाद जो है कि तृतीया न सा तेता ताम तेता तया, तो तृतीया विभक्ति के एक वचन में, तृतीया विभक्ति के एक वचन में बन जाएगा मित्रों अशिशिरतया। अशिशिरतया आगे बातें समझ में, ठीक। तो अब देखिए है ना, अब यहां पर हम लोगों को एक चीज ये समझ लेनी है, प्रश्न जो पूछेगा उसको कि निश्वास में मित्रों, निश्वास में कौन प्रकृत प्रत्यय बताइए, तो निश्वास घय हल हो गया। अब कहेगा अशिशिरा में कौन सा समास है मित्रों, तो नए तत्पुरुष समास है, यह भी हल हो गया। अब कह देगा कि अशिशिरता में कौन सा प्रत्यय है मित्रों, तो क्या हो जाएगा, तल धन टाप, अशिशिरता हो गया। अब अगर यह पूछ देगा कि इस पूरे में यहां से उठा करके यहां तक रख दे कि इसमें विभक्ति कौन सी है, और चाहे मित्रों इसी में ही अशिशिरतया में पूछ दे तो तृतीया विभक्ति का एक वचन है। अब बताइए, पूछने दीजिए, प्रश्नों को पूछो, खंड कर करके कैसे पूछ लोगे। इसलिए इसको मित्रों अलग अलग हम बताएं क्योंकि ये तल टाप प्रत्यय भी पूछता है अशिशिरता, है ना, और विभक्ति तो ऐसे याद कर लेनी है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब करें देखिए भिन्न वर्णाधरोष्ठम, सब तो यही लिखा पढ़ा गया, चलिए अच्छा इसका ऊपर लिख लेते हम लोग, भिन्न वर्णा। अब मित्रों भिन्न वर्णा हमें आप लोग जानते होंगे, भिद धातु से कत प्रत्यय लगा लेंगे, भिन्न, भिद धातु से कत प्रत्यय लगा लेंगे, क्या हो जाएगा, भिन्न, ठीक। अब इस भिन्न के बाद अब भिन्न वर्ण, अब भिन्न वर्ण में यदि पूछ दे मित्रों कौन सा समास है, तो भिन्न कलर का हो जाएगा मित्रों, तो कर्मधारय समास। सिर्फ भिन्न वर्ण में पूछे, अगर भिन्न की व्युत्पत्ति पूछे तो यह सभी लोग जानते, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर भिन्न वर्ण में पूछ दे समास तो कर्मधारय समास। रंग कैसा है, भिन्न है। अब इसके बाद इसके समान होठ वाला मित्रों अगर इस पूरे में अगर पूछ दिया तब तो मित्रों क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, राइट। फिर से समझ लीजिए, भिन्न वर्णा में कर्मधारय समास, भिन्न वर्णाधरोष्ठम में बहुव्रीहि समास, राइट। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते मित्रों हस्तनेस्तम। हस्तनेस्तम, हस्तनेस्तम नी अस कप, इसका क्या हो जाएगा, पहले नेस्तम की व्युत्पत्ति देख ले हम लोग, नी धन अस धन कत, ठीक, क्या हो जाएगा मित्रों, नेस्त। अब इसके बाद हस्त नेस्तम, यहाँ तो समास हुआ है, हस्त है ना, तो मित्रों इसका क्या हो जाएगा, हस्ते नेस्तम, क्या चीज, हस्ते नेस्तम, हाथ पर रखा हुआ, तो सप्तमी तत्पुरुष, कौन सा तत्पुरुष हो गया मित्रों, सप्तमी तत्पुरुष। अब आगे देखते हैं, मुखम असकल व्यक्ति, मुखम असकल व्यक्ति लंबालकत्वा, तो मित्रों लंबालकत्वा, लंबा अलका यस्मिन तत्व, है ना, लंबा अलका यस्मिन तत्व अर्थात लटकते हुए लंबे बालों वाला मित्रों, तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास इत्यादि को मित्रों हम विग्रह नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि विग्रह लिखेंगे ढेर समय जाएगा। आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि यह
अगर नपुंस इसका विग्रह जो होगा वही होगा नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हम लोगों को यस्य और यस्या, तत्, सा, ये सह, सा, तत् ये ध्यान दे लेना है। जिसका विशेषण जिस लिंग का उस लिंग का लगा देंगे। अब आगे देखिए मित्रों, इसमें न सकल व्यक्ति, तो देखिए यहाँ पर जो है कि न शकल, इसका जब अगर विग्रह अगर करके देखा जाए तो न सकला व्यक्ति, ठीक है ना। अर्थात मित्रों नए बहुव्रीहि समास से इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, नए बहुव्रीहि समास, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को न सकला व्यक्ति यस्य तत् होगा, न सकला व्यक्ति यस्य तत्, ठीक। तो ये न नए बहुव्रीहि समास हो सकता है आप लोगों को बहुव्रीहि नए बहुव्रीहि दोनों दे विकल्प में। तो इसका अशकल व्यक्ति का थोड़ा सा विशिष्ट मैं इस पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुव्रीहि नहीं है यहाँ पर, नए बहुव्रीहि है। अब इंदु दैन्यम त्वद अनुसरण क्लिष्ट कांते विभर्ति। अब मित्रों यहाँ पर जो है कि ये दैन्यम वाला याद कर लीजिए, चूंकि दैन्यम का पूछता है दीन धन से प्रत्यय लग करके बन जाता है मित्रों दैन्यम, तो यह पूछा जाता है। और बाकी इसमें अगर खंड हम लोग करके मित्रों निकालेंगे तो उतना विशिष्ट यह है नहीं, ठीक है। चलिए हम समझते हैं मित्रों की व्याकरणात्मक टिप्पणी की दृष्टि से भी यह श्लोक पूर्ण हो गया। अब मित्रों आज देख रहे हैं कुछ समय हो गया काफी, तब आज की कक्षा में यहीं तक रहने देते हैं, 3 ही श्लोक। अब इसके आगे अभी हम लोग 25वें श्लोक से अब कल की कक्षा से अध्ययन प्रारंभ को ये प्रारंभ हम लोग अब किया जाएगा। और यहाँ मित्रों ऐसा न समझिएगा आप लोग कि उत्तर मेघ से प्रश्न तो पूछता ही नहीं है, उत्तर मेघ को झटके में पढ़ करके निकल जाना चाहिए। आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से इसमें के प्रश्न भी बन रहे हैं। हो सकता है उत्तर मेघ से इस बार के परीक्षा में प्रश्न को ज्यादा पूछ दे, इसलिए हम लोगों को इसे हल्के में नहीं लेना है, ठीक है मित्रों। अब हम लोग कल मिलेंगे सुबह को 11 बजे। अच्छा नहीं, सुबह को 11 बजे नहीं मित्रों, मैं सोच रहा हूँ कि कल जो है कि मेरा तो फिर दिन में स्कूल टाइम कॉलेज टाइम रहेगा, तो सुबह के 7:30 बजे से जो है कि व्याकरणात्मक प्रश्नोत्तरी हो जाए, ठीक है। कल सुबह में 11:30 बजे से व्याकरणात्मक प्रश्नोत्तरी हो जाए। कुछ हमारे भाई बहन कह भी रहते कि सर प्रश्नोत्तरी के समय पहले से ही बता दीजिएगा। तो आज संडे का दिन भी है, तो आज आप लोग हम समझ रहे हैं कुछ फ्री होंगे, तो आप लोग कुछ पढ़ भी लिए होंगे, कल सुबह प्रश्नोत्तरी के लिए तैयार रहिएगा। नमो नमः।